नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जहां कहते हैं कि हर कुछ किलोमीटर पर बोली, पहनावा और यहाँ तक कि खाने का स्वाद भी बदल जाता है, वो एक साथ कैसे रहता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने निकले हैं, जिसे कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये असल में भारत की एकता की कहानी है, जो चुनौतियों, समझौतों और कई अलग-अलग पहचानों से मिलकर बनी है। तो सवाल यही है कि इतनी सारी अलग अलग पहचानें, संस्कृतियां और भाषाएं, ये सब एक साथ कैसे रहती हैं? देखिए, भारत की एकता का राज कहते तो हैं कि इसकी विविधता में ही है। लेकिन ये सफर, सच कहूं तो बिल्कुल आसान नहीं रहा है। देश के अलग अलग कोनों से जो आवाजें उठी हैं, उनकी मांगों और पहचानों को समझना ही आज हमारा मकसद है। अब आगे बढ़ने से पहले ना, दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है क्षेत्रवाद। इसका मतलब है देश के अंदर रहते हुए ही अपने इलाके के लिए ज्यादा अधिकार या संसाधन मांगना। और दूसरा है अलगाववाद, मतलब देश से ही अलग होकर एक नया राष्ट्र बनाने की मांग। सीधी सी बात है, एक में आप घर के अंदर ही एक बड़ा कमरा मांग रहे हैं और दूसरे में आप घर छोड़कर ही जाना चाहते हैं। फर्क साफ है ना? अब जब भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात होती है तो जाहिर है एक नाम सबसे पहले दिमाग में कौंधता है, कश्मीर। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि दशकों से हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक रहा है। तो कश्मीर की कहानी शुरू कहाँ से होती है? साल 1947, जब राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर साइन किए। उसके बाद शेख अब्दुल्ला के हाथ में कमान आई और एक नई शुरुआत हुई। लेकिन 80 का दशक आते आते हालात बिगड़ने लगे और अलगाववाद की आग भड़क उठी। और फिर हाल ही में 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिसने इस पूरे क्षेत्र के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर जोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी होगी, कश्मीर में कोई एक आवाज नहीं है, बल्कि कई हैं। और यहाँ तीन अलग अलग तरह की मांगें आपस में टकराती हैं। कुछ लोग हैं जो पूरी आज़ादी चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, और फिर एक बहुत बड़ा तबका है जो भारत का हिस्सा तो बने रहना चाहता है, लेकिन अपने लिए ज्यादा अधिकार, मतलब ज्यादा ऑटोनॉमी चाहता है। और बस यही चीज इस पूरे मुद्दे को इतना कॉम्प्लेक्स बना देती है। अच्छा, कश्मीर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और जगह थी जहां भारत की एकता को एक बहुत बड़ी चुनौती मिली, लेकिन वहां का अंत बिल्कुल अलग हुआ। हम बात कर रहे हैं पंजाब संकट की। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे बातचीत और समझौते से गहरे जख्म भी भरे जा सकते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी जड़ें जाती हैं 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में। ये सिखों के लिए ज्यादा अधिकारों की एक शांतिपूर्ण मांग थी। लेकिन देखते ही देखते ये मांग खालिस्तान नाम के एक हिंसक आंदोलन में तब्दील हो गई। टेंशन इतनी बढ़ गई कि सरकार को स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। एक ऐसा कदम जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया। लेकिन इसी अंधेरे के बाद 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लौंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ, जो उम्मीद की एक किरण बनकर आया। और इस समझौते ने एक बात साफ कर दी कि असली हल बंदूक की नली से नहीं, बल्कि बातचीत की मेज पर निकलता है। इससे चंडीगढ़ और नदी के पानी जैसे जो जमीनी मुद्दे थे, उनको सुलझाने की कोशिश की। इससे लोगों का भरोसा वापस लौटा। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि अगर लोगों की असल चिंताओं को सुना जाए तो शांति मुमकिन है। चलिए अब देश के उस कोने में चलते हैं जहां पहाड़, घने जंगल और सैकड़ों संस्कृतियां एक दूसरे में घुली मिली हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर की। यहाँ की चुनौतियां कश्मीर या पंजाब जैसी नहीं थी। यहाँ पहचान और अस्तित्व के संघर्ष की एक बिल्कुल अलग ही दास्तां है। जरा सोचकर देखिए, पूरे भारत की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा, और यहाँ सैकड़ों अलग अलग भाषाएं और समुदाय रहते हैं। यही जो कल्चरल डेंसिटी है, जो सांस्कृतिक घनत्व है, वही नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत भी है और उसकी राजनीति की सबसे बड़ी चुनौती भी। तो मोटे तौर पर देखें तो पूर्वोत्तर में संघर्ष की दो बड़ी वजहें थीं। एक तरफ कुछ ग्रुप्स थे जो भारत से पूरी तरह अलग होना चाहते थे, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे आंदोलन थे जो अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को बाहरी लोगों से बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो मतलब एक लड़ाई देश से थी, तो दूसरी अपने ही घर में अपनी पहचान को बचाने की।
मिजोरम और नागालैंड की बात करें तो वहां तो दशकों तक हथियारबंद संघर्ष चला। लाल डेंगा और फिजो जैसे नेताओं ने आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन सालों के खून खराबे के बाद आखिरकार हल निकला बातचीत की मेज पर। और आज ये दोनों भारत के वाइब्रेंट स्टेट्स हैं। ये इस बात का सबूत है कि संघर्ष का अंत हो सकता है। हाँ, लेकिन असम की कहानी थोड़ी अलग थी। वहाँ के लोगों ने भारत से अलग होने के लिए आंदोलन नहीं किया, बल्कि अपनी पहचान को बचाने के लिए किया। ये स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा आंदोलन था जो बांग्लादेश से आए प्रवासियों के खिलाफ था, और इसका अंत भी एक पॉलिटिकल अकॉर्ड, एक राजनीतिक समझौते के साथ हुआ, जिसमें असम की संस्कृति की रक्षा का वादा किया गया। तो हमने संघर्ष और चुनौतियों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन भारत की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सफलताओं से भी भरी हुई है। तो चलिए अब उन कहानियों को देखते हैं जहां अलग अलग पहचानों ने भारतीय संघ में अपनी जगह बनाई और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत किया। गोवा और सिक्किम की कहानियां देखिए, कितनी अलग हैं, लेकिन नतीजा एक ही। एक तरफ गोवा, जिसे पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना पड़ा, और दूसरी तरफ सिक्किम, जहां के लोगों ने खुद वोट देकर भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। तो रास्ते दो अलग अलग थे, पर मंजिल एक ही थी, भारत। और शायद इसका सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त उदाहरण दक्षिण भारत से आता है। द्रविड़ आंदोलन, जो एक जमाने में एक अलग देश की मांग करता था, आज तमिलनाडु की राजनीति की रीढ़ की हड्डी है। इस आंदोलन ने ये दिखाया कि आप चुनावी लोकतंत्र का हिस्सा बनकर, अलग हुए बिना भी अपनी सांस्कृतिक पहचान को न सिर्फ बचा सकते हैं, बल्कि उसे और भी मजबूत कर सकते हैं। तो कश्मीर के दर्द से लेकर पंजाब के समझौते तक, पूर्वोत्तर के संघर्ष से लेकर दक्षिण की इस कामयाबी तक, इन सारी कहानियों से आखिर हम सीखते क्या हैं? भारत के लोकतंत्र को इनसे क्या सबक मिले? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, यह डेमोक्रेसी के लिए कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसकी धड़कन है। इनको दबाने से देश कमजोर होता है, जबकि इनसे बातचीत करने से, इन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देने से देश एक मजबूत पेड़ की तरह बनता है, जिसकी जड़ें भी गहरी होती हैं और शाखाएं भी दूर दूर तक फैली होती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मैनेज करना, क्या ये हमारे लोकतंत्र की कोई नाकामी है, या फिर यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा और असली ताकत है? इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि भारत, जहां सैकड़ों भाषाएं और संस्कृतियां हैं, वो एक साथ कैसे रहता है? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल सवाल नहीं है, ये तो भारत के लोकतंत्र की आत्मा की कहानी है। आज हम उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करेंगे जो इस एकता को चुनौती भी देती हैं और कह सकते हैं उसे मजबूत भी करती हैं। यही तो भारत का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पैराडॉक्स है। एक राष्ट्र पर पहचाने अनगिनत, तो फिर राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय गौरव के बीच ये जो नाजुक सा बैलेंस है, ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलिए इस शब्द को समझते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ये कोई भारी भरकम पॉलिटिकल टर्म नहीं है। ये तब होता है जब किसी गांव के लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए लड़ते हैं, या जब कोई समुदाय अपनी खास संस्कृति को पहचान दिलाने की मांग करता है। सच कहें तो यही मांगे भारत की राजनीति की धड़कन है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना होगा, क्षेत्रवाद और अलगाववाद। एक का मतलब है घर के अंदर ही और ज्यादा जगह मांगना, जबकि दूसरे का मतलब है घर छोड़कर ही चले जाना। ये छोटा सा अंतर भारत के कई बड़े संघर्षों के केंद्र में रहा है। तो चलिए अब हम अपनी पहली केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। कश्मीर, एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती उसकी जटिलता से मुकाबला करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो दशकों से भारत के ताने बाने को परख रही है। ये टाइमलाइन सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये कश्मीर के सफर के वो अहम मोड़ है जहां से कहानी ने एक नया रुख लिया। 1947 में विलय के वादे से लेकर 2019 में एक नए अध्याय की शुरुआत तक, हर घटना ने इस क्षेत्र की पहचान और उसके भविष्य को एक नया आकार दिया है। कश्मीर की पहेली को जो चीज़ और भी उलझा देती है वो ये है कि यहाँ कोई एक आवाज़ नहीं है। यहाँ 3 बिल्कुल अलग रास्ते दिखते हैं। पूरी तरह आज़ादी, पाकिस्तान के साथ विलय, या फिर भारत के भीतर ही ज्यादा स्वायत्तता। अब सवाल यह है कि जब इतनी अलग अलग मांगे हों तो कोई समाधान निकले तो निकले कैसे? कश्मीर की इस अनसुलझी कहानी से अब हम पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक बहुत गहरा संकट भी बातचीत और लोकतंत्र के रास्ते से एक समाधान तक पहुंच सकता है।
पंजाब का संकट एक चिंगारी से शुरू हुआ था। 1973 में ज्यादा अधिकारों की मांग, लेकिन ये चिंगारी देखते ही देखते एक बड़ी आग में बदल गई, जिसने उग्रवाद को जन्म दिया। और फिर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार की दर्दनाक घटना हुई। लेकिन फिर भी इसी राख से 1985 में शांति का एक समझौता भी निकला। ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत बहुत भारी थी। इसके नतीजे में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और फिर देश भर में सिखों के खिलाफ भयानक हिंसा भड़की। ये एक दर्दनाक याद दिलाता है कि राजनीतिक संघर्ष की मानवीय कीमत क्या हो सकती है। अब भारत के उस हिस्से की ओर चलते हैं जो अक्सर मुख्यधारा की नज़रों से थोड़ा ओझल रहता है, लेकिन अपनी विविधता और चुनौतियों में किसी से कम नहीं है। हमारा पूर्वोत्तर। ये एक ऐसा इलाका है जहां हर मोड़ पर एक नई संस्कृति और एक नई कहानी मिलती है। ये आंकड़ा देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। भारत की आबादी का सिर्फ 4%, लेकिन सांस्कृतिक विविधता का एक महासागर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूर्वोत्तर की राजनीति की चाबी है, जहां पहचान का सवाल हमेशा सबसे ऊपर रहता है। पूर्वोत्तर में ही हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। एक तरफ मिजोरम है, जहां दशकों के हथियारबंद संघर्ष के बाद आखिरकार शांति आई और एक नया राज्य बना। तो दूसरी तरफ नागालैंड है, जहां शांति की तलाश आज भी जारी है। ये दो कहानियां दिखाती हैं कि समाधान का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता। पूर्वोत्तर में एक और गहरा डर है, बाहरी का डर। ये डर कि बाहर से आने वाले लोग उनकी जमीन, उनकी नौकरियां और उनकी अनोखी संस्कृति को छीन लेंगे। 1989 का असम आंदोलन इसी डर की एक बहुत बड़ी मिसाल था, और ये भावना आज भी इस क्षेत्र में बहुत जिंदा है। तो कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर की इन यात्राओं से गुजरने के बाद हम सीखते क्या हैं? देखिए, ये सिर्फ कुछ क्षेत्रों की कहानियां नहीं हैं, ये पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े सबक हैं। और यहाँ आता है सबसे बड़ा सबक कि क्षेत्रीय मांगें लोकतंत्र के शरीर में कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसकी धड़कन है। जब लोग अपनी आवाज उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र जिंदा है और सांस ले रहा है। तो भारत का तजुर्बा हमें एक सीधा साधा लेकिन बहुत शक्तिशाली नुस्खा देता है। मांगों को दबाने के बजाय उन्हें सुनो, टकराव करने के बजाय बातचीत करो, सत्ता को एक जगह रखने के बजाय उसे साझा करो, और ये पक्का करो कि विकास का फायदा सब तक पहुंचे, ताकि कोई भी पीछे छूटने का एहसास ना करे। और अंत में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या भारत की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है या उसकी सबसे बड़ी चुनौती? शायद इसका जवाब या में नहीं, बल्कि और में है। ये ताकत भी है और चुनौती भी, और इसी संतुलन को बनाए रखना ही भारतीय लोकतंत्र की असली कला है। कभी सोचा है कि एक ही देश में इतनी सारी अलग अलग भाषाएं, इतनी संस्कृतियां और इतनी पहचानें, ये सब एक साथ कैसे रहती हैं? आज हम भारत के इसी अनोखे ताने बाने को समझने निकले हैं। ये कहानी है कुछ उम्मीदों की, कुछ संघर्षों की, और आखिर में लोकतंत्र की जीत की। तो सवाल यही है कि भारत अपनी इस जबरदस्त विविधता को संभालता कैसे है? देखिए, ये एक ऐसी पहेली है जो भारतीय लोकतंत्र को इतना मुश्किल भी बनाती है और इतना मजबूत भी। तो चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। इससे पहले कि हम बड़ी बड़ी कहानियों में उतरें, चलिए कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। जब हम कहते हैं क्षेत्रीय मांगें या रीजनल डिमांड्स, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी इलाके के लोग अपनी भाषा को बचाने के लिए चाहते हैं कि स्कूलों में उसे पढ़ाया जाए। बस यही एक क्षेत्रीय आकांक्षा है। ये मांगें ज़्यादातर ज़्यादा अधिकारों के लिए होती हैं या फिर अपनी अलग पहचान को बनाए रखने के लिए, जो उनकी संस्कृति या भूगोल से जुड़ी होती है। अच्छा, यहाँ पर दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक है क्षेत्रवाद, जिसका मतलब है अपने क्षेत्र के लिए देश के अंदर ही ज़्यादा अधिकार मांगना, और दूसरा है पृथकतावाद। इसका मतलब है देश से पूरी तरह अलग ही हो जाने की मांग करना। ये एक बहुत बड़ा अंतर है जो आगे की हमारी पूरी बातचीत के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे संवेदनशील और पेचीदा मुद्दों में से एक की, कश्मीर। यहां संघर्ष और समझौते की कहानी कैसे आगे बढ़ी, आइए देखते हैं। कश्मीर का इतिहास कई अहम मोड़ों से गुजरा है। 1947 में भारत में विलय से लेकर आर्टिकल 370 के तहत मिले खास दर्जे तक, और फिर 2019 में इस आर्टिकल को हटाए जाने तक, हर एक घटना ने यहाँ की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है, जो अक्सर विवादों में भी रहा।
तो ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये इस क्षेत्र के पूरे सफर के मील के पत्थर हैं। अब देखिए, कश्मीर में हर किसी की मांग एक जैसी नहीं है। यहाँ 3 मुख्य धाराएं हैं। कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से एक अलग देश चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, और फिर एक तीसरा ग्रुप भी है जो कहता है कि हम भारत का हिस्सा तो रहेंगे, लेकिन हमें और ज्यादा अधिकार और ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। इन्हीं अलग अलग मांगों की वजह से ये मुद्दा और भी ज्यादा उलझ गया है। कश्मीर से अब हम चलते हैं पंजाब की तरफ। 80 के दशक में यहाँ एक ऐसा हिंसक संकट आया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ अशांति की नहीं है, बल्कि ये भी दिखाती है कि कैसे एक मुश्किल दौर के बाद एक लोकतांत्रिक समाधान निकलता है। इसमें सीखने को बहुत कुछ है। तो ये कहानी शुरू होती है 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से, जहां पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की मांग की गई। धीरे धीरे ये मांग बड़ी और उग्रवाद में बदल गई, जिसका दुखद नतीजा हमें ऑपरेशन ब्लू स्टार के रूप में देखने को मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई, जिससे पूरा देश सन्न रह गया। लेकिन इस अंधेरे के बाद 1985 में पंजाब समझौते के साथ आखिरकार शांति का एक रास्ता निकला। चलिए अब भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर चलते हैं। एक ऐसा इलाका जहां सैकड़ों जनजातियां और भाषाएं हैं, और यहां क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक बिल्कुल अलग ही और बहुत विविध रूप देखने को मिलता है। पूर्वोत्तर, जिसे हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। सोचिए जरा, यहां भारत की सिर्फ 4% आबादी रहती है, लेकिन इसकी सीमाएं 3 देशों से लगती हैं, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये बात इसे बेहद संवेदनशील और खास बना देती है। यहाँ के मुख्य मुद्दे मोटे तौर पर 3 तरह के हैं। एक तो है ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग, जैसा हम बोडोलैंड आंदोलन में देखते हैं। दूसरा, नागालैंड जैसे राज्यों में दशकों से देश से अलग होने के आंदोलन चल रहे हैं। और तीसरा, असम जैसे राज्यों में बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, जहां स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और रोजगार की चिंता है। तो कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर की इन मुश्किल कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? अब हम समस्याओं से थोड़ा हटकर उन समाधानों और सबकों पर ध्यान देते हैं जो इन अनुभवों ने भारतीय लोकतंत्र को सिखाए हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र की दुश्मन नहीं, बल्कि उसका एक जरूरी हिस्सा है। इन्हें दबाने की कोशिश करना अक्सर उल्टा पड़ जाता है। इसकी जगह बातचीत करना, सत्ता में हिस्सेदारी देना और आर्थिक बराबरी लाना, यही आगे बढ़ने का सही और टिकाऊ रास्ता है। और ये लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक मजबूत लोकतंत्र अपनी अलग अलग आवाजों को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें सुनता है। समस्याओं को ताकत से नहीं, बल्कि बातचीत और समझ से हल करना ही उसकी असली पहचान है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। क्या भारत की यही विविधता, जो इन सभी अलग अलग आकांक्षाओं को जन्म देती है, असल में उसकी सबसे बड़ी ताकत है या उसकी सबसे बड़ी चुनौती? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत भाषाओं, संस्कृतियों और पहचानों का एक, कह सकते हैं कि एक अनूठा संगम है। लेकिन इतनी सारी डाइवर्सिटीज को एक साथ लेके चलना ये हमेशा से आसान नहीं रहा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आज़ादी के बाद भारत ने रीजनल एस्पिरेशंस यानी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की इन पावरफुल लहरों को कैसे संभाला। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मतलब क्या है। फिर हम चलेंगे भारत के कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स रीजन्स, कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इसके बाद कुछ और आंदोलनों पर भी नज़र डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस पूरे सफ़र से एक डेमोक्रेसी के तौर पर क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम रीजनल एस्पिरेशंस या क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या होता है। इसको ऐसे समझिए कि किसी एक खास इलाके के लोग जब अपनी यूनिक भाषा, कल्चर या ज्योग्राफी के आधार पर कुछ अलग मांगे रखते हैं, तो उसे ही रीजनल एस्पिरेशंस कहते हैं। ये एक बड़े डाइवर्स परिवार के अंदर से उठने वाली अलग अलग आवाज़ें हैं जो अपनी पहचान और ज़रूरत के लिए मान्यता मांग रही हैं। और यहीं पे एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होता है क्षेत्रवाद यानी रीजनलिज्म। इसका मतलब है अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा पॉलिटिकल या इकोनॉमिक राइट्स मांगना, लेकिन देश के अंदर रहते हुए। और दूसरा है अलगाववाद यानी सेपरेटिज्म, जिसका मतलब है देश से पूरी तरह अलग होकर एक नया देश बनाने की मांग। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है।
अच्छा, तो अब जब ये बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए भारत के सबसे पेचीदा और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों में से एक पर चलते हैं, जम्मू और कश्मीर। ये एक ऐसी जगह है जहां रीजनलिज्म और सेपरेटिज्म दोनों ही दशकों से मौजूद रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। जब भारत आज़ाद हुआ, तब जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी जिस पर राजा हरि सिंह का शासन था। मतलब वो अपने भविष्य का फैसला खुद कर सकते थे। और ये टाइमलाइन देखिए, ये इस रीजन की पूरे पॉलिटिकल जर्नी को दिखाती है। 1947 में राजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। फिर 1948 में शेख अब्दुल्ला वहां के प्रधानमंत्री बने। दशकों तक राजनीति बदलती रही। 1982 में फारूक अब्दुल्ला आए, फिर 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल लगा और 2019 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। और यही बात इस पूरे मुद्दे को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। देखिए, कश्मीर में कभी कोई एक अकेली मांग नहीं रही। वहां 3 अलग-अलग धाराएं थीं। एक धारा थी जो कश्मीर को एक आज़ाद देश बनाना चाहती थी। दूसरी धारा पाकिस्तान के साथ मिलना चाहती थी और एक तीसरी धारा थी जो भारत के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन ज़्यादा ऑटोनॉमी के साथ। ये तीनों मांगें एक साथ चल रही थी। अब कश्मीर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पंजाब की। 1980s का दशक पंजाब के लिए बहुत मुश्किलों भरा था। वहां भी पहचान और ऑटोनॉमी को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हुआ, जो भारत की हिस्ट्री का एक बहुत दर्दनाक चैप्टर बन गया। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक तरह से उस संकट के बढ़ने की पूरी कहानी है। सब कुछ शुरू हुआ 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव से, जिसमें अकाली दल ने पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग की। लेकिन धीरे धीरे हालात बिगड़े। खालिस्तान की मांग करने वाले उग्रवादियों ने गोल्डन टेम्पल पर कब्जा कर लिया। फिर 1984 में हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें सेना को गोल्डन टेम्पल में भेजा गया। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और फिर देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। आखिर में 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब अकॉर्ड हुआ, जो शांति की एक कोशिश थी। चलिए अब चलते हैं भारत के नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ये एक ऐसा इलाका है जहां इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी सारी जनजातीय संस्कृतियां हैं कि ये अपने आप में ही बहुत यूनिक है। और यहाँ भी ऑटोनॉमी और पहचान के लिए अपने अलग तरह के आंदोलन हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो मुद्दे रहे हैं, उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, ऑटोनॉमी की मांग। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज ने अपनी कल्चर को बचाने के लिए बड़े राज्य जैसे असम से अलग होकर अपने छोटे राज्य बनाने की मांग की। दूसरा था सेपरेटिज्म, यानी अलगाववादी आंदोलन। जैसे नागालैंड और मिजोरम में कुछ ग्रुप्स ने पूरी आज़ादी के लिए हथियार तक उठा लिए। और तीसरा बड़ा मुद्दा था बाहरी लोगों का विरोध। दूसरे राज्यों और देशों से आने वाले लोगों को अपनी कल्चर और नौकरियों के लिए खतरे की तरह देखा गया। और इसमें भी देखिए, हर आंदोलन की वजह अलग अलग थी। जैसे नागालैंड का संघर्ष, जिसे अंगामी जापू फिजो ने लीड किया, वो 1951 में ही शुरू हो गया था। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में आंदोलन 1959 के एक बड़े अकाल के बाद शुरू हुआ, जिसे लाल डेंगा ने लीड किया। तो एक तरफ एक राजनीतिक मांग थी और दूसरी तरफ एक मानवीय संकट से पैदा हुआ विद्रोह। वैसे ये कहानी सिर्फ कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट तक ही सीमित नहीं है। देश के दूसरे हिस्सों में भी रीजनल आइडेंटिटी की आवाजें उठीं, जिन्होंने वहां की पॉलिटिक्स को एक नया आकार दिया। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन को ही देख लीजिए। इसे ईवी रामास्वामी पेरियार ने लीड किया था। ये आंदोलन अलग देश बनाने के बारे में उतना नहीं था जितना कि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के बारे में था। ये नॉर्थ इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल डोमिनेंस का विरोध था। और इसी आंदोलन से तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज निकली। एक और जरूरी बात, 1947 में भारत का जो नक्शा बना था वो फाइनल नहीं था। भारत का इंटीग्रेशन एक प्रोसेस रहा है। जैसे 1961 में इंडियन आर्मी ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराया। फिर 1975 में सिक्किम ने एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने का फैसला किया और 1987 में जाकर गोवा को एक पूरे राज्य का दर्जा मिला, जो पहले एक यूनियन टेरिटरी था। तो सवाल ये उठता है कि इन दशकों के संघर्ष, उथल-पुथल और बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? एक लोकतंत्र के तौर पर हमें क्या सबक मिलते हैं?
देखिए, भारत का जो अनुभव है वो कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाता है। पहली बात कि रीजनल एस्पिरेशंस कोई अबनॉर्मैलिटी नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक नॉर्मल हिस्सा है। दूसरी बात कि इन मांगों को दबाने की बजाय डेमोक्रेटिक तरीके से बातचीत से सुलझाना ही बेहतर है। पावर शेयरिंग और हर रीजन के कंट्रीब्यूशन का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, जब सभी क्षेत्रों का बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि आखिर एक इतना डाइवर्स देश अपनी नेशनल यूनिटी की ज़रूरत और अपने अलग अलग रीजन्स की यूनिक एस्पिरेशंस के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकता है। ये सोचने वाली बात है। भारत एक ऐसा देश जहां हर मोड़ पर एक नई दुनिया मिलती है। भाषा, संस्कृति, पहचान, सब कुछ बदल जाता है। तो फिर वो कौन सी डोर है जो इन सबको एक साथ बांधे रखती है? आज हम भारत की इसी सबसे बड़ी खूबी और चुनौती को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी अलग अलग क्षेत्रीय आवाज़ों और आकांक्षाओं को। तो सवाल यही उठता है कि इतनी विविधता वाला ये देश आखिर एक कैसे रहता है? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा तो बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन कुछ बहुत दिलचस्प समाधान भी निकले हैं। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है क्षेत्रवाद। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक परिवार का सदस्य है जो घर के अंदर ही अपने लिए एक बेहतर कमरा या ज्यादा हिस्सा मांग रहा है। ये लोकतंत्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है। और दूसरा शब्द है पृथकतावाद। ये वो सदस्य है जो कहता है कि उसे ये परिवार ही छोड़ देना है और अपना अलग घर बसाना है। ये देश की एकता के लिए एक सीधी चुनौती है। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं भारत की शायद सबसे जटिल और संवेदनशील पहेली से, कश्मीर। यहाँ का मुद्दा सिर्फ जमीन का नहीं है, बल्कि पहचान, इतिहास और उम्मीदों का भी है। जब हम कश्मीर का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, घाटी की। लेकिन सच तो ये है कि यह पूरा इलाका 3 अलग-अलग सामाजिक और राजनीतिक हिस्सों से मिलकर बना था: जम्मू, कश्मीर घाटी और लद्दाख। और यही विविधता इस पूरे मसले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। इस कहानी में कई अहम मोड़ आए। 1947 में महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत किए। फिर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार बनी। लेकिन कहानी ने एक मोड़ लिया 80 के दशक में, जब यहाँ के हालात बिगड़े और एक हिंसक अलगाववादी आंदोलन ने सिर उठाया। और फिर हाल ही में 2019 में सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया, जिसने इस कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय लिख दिया है। और यहीं पे मामला और उलझ जाता है। जब हम अलगाववादी कहते हैं तो ऐसा लगता है कि सब एक ही चीज मांग रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। असल में यहाँ 3 अलग अलग खेमे हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ लोग एक पूरी तरह से आज़ाद मुल्क चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और एक तीसरा गुट भी है जो कहता है कि हम रहेंगे भारत में ही, पर हमें और ज्यादा स्वायत्तता और ज्यादा अधिकार चाहिए। मतलब एक ही आंदोलन, पर मंजिलें सबकी अलग अलग। कश्मीर के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। यहाँ की चुनौती एक अलग तरह की थी। इसकी जड़ें भाषा और धर्म की पहचान से जुड़ी थीं। एक ऐसा संकट जो बहुत तेजी से बढ़ा और फिर आखिरकार राजनीतिक बातचीत से सुलझाया गया। पंजाब की कहानी की शुरुआत होती है एक सियासी मांग से। 1973 के आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब के लिए ज्यादा अधिकारों की बात की गई थी। लेकिन 80 का दशक आते आते ये आंदोलन चरमपंथियों के हाथ में चला गया और खालिस्तान नाम के एक अलग देश की हिंसक मांग उठने लगी। इसी के जवाब में सरकार ने 1984 में स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। और आखिरकार इस मुश्किल दौर के बाद 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच शांति बहाली के लिए पंजाब समझौता हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार का असर बहुत बहुत गहरा था। सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से ने इसे अपने धर्म और अपनी आस्था पर हमले की तरह देखा, और इसी के चलते प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दुखद हत्या हुई, जिसके बाद देश भर में भयानक सिख विरोधी हिंसा भड़की। चलिए अब भारत के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो अक्सर मेन स्ट्रीम चर्चा से थोड़ा दूर रह जाता है, नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर। यहाँ भारत की सिर्फ 4% आबादी रहती है, लेकिन यहाँ की चुनौतियां अपनी पहचान और बाहरी लोगों के आने से जुड़ी हैं, जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। मोटे तौर पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट की जो मांगें थीं, उन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली तरह की मांग थी स्वायत्तता की, मतलब अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने की। इन्हीं आंदोलनों की वजह से कई नए राज्य बने।
और दूसरी तरह के आंदोलन थे बाहरी लोगों के खिलाफ, जिन्हें स्थानीय लोग अपनी संस्कृति, जमीन और नौकरियों के लिए खतरा मानते थे। इसे समझने के लिए ना दो मिसालें बिल्कुल परफेक्ट हैं। एक तरफ है मिजोरम, जहां मिजो नेशनल फ्रंट ने आज़ादी के लिए करीब 20 साल तक हथियारबंद लड़ाई लड़ी, जो 1986 में एक ऐतिहासिक शांति समझौते के साथ खत्म हुई। और दूसरी तरफ है असम। वहां के छात्र संगठन आसू ने बाहरी लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लेकिन पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसका नतीजा 1985 का असम समझौता था। लेकिन हर कहानी में सिर्फ संघर्ष नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कहानियों की जहां लोकतंत्र ने इन अलग अलग आवाजों को अपने में समा लिया और ये दिखाया कि बातचीत से क्या कुछ हासिल हो सकता है। जरा दक्षिण भारत की तरफ देखिए और वहां के द्रविड़ आंदोलन को समझिए। ईवी रामासामी पेरियार के नेतृत्व में यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि उत्तर भारत के कथित प्रभुत्व और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी सामाजिक सुधार की लहर थी। और जो एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते तमिलनाडु की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, जिससे डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पार्टियां निकली। सिक्किम और गोवा दोनों भारत का हिस्सा बने, पर दोनों के रास्ते कितने अलग थे। सिक्किम में राजशाही खत्म करने के लिए एक जनमत संग्रह हुआ और वहां के लोगों ने खुद भारत के साथ आने का फैसला किया। ये पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। वहीं गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी और सालों बाद 1987 में जाके उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दो अलग राज्य, दो बिल्कुल अलग रास्ते। तो इन सारी कहानियों से, इतने दशकों के संघर्ष और समझौतों से आखिर भारत के लोकतंत्र ने सीखा क्या है? चलिए अब इस पूरी चर्चा के निचोड़ पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सबक तो शायद यही है कि क्षेत्रीय मांगे या आकांक्षाएं लोकतंत्र के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उन्हें ताकत से दबाने की जगह उनसे बात करना, उन्हें सुनना, यही सबसे बेहतर रास्ता है। सत्ता को बांटना यानी पावर शेयरिंग, और देश के हर हिस्से का बराबर आर्थिक विकास करना। कह सकते हैं कि यही वो चाबियां हैं जिनसे भारत ने अपनी इतनी बड़ी विविधता को संभालना सीखा है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। क्या इन सभी अलग अलग आवाज़ों और मांगों को संभालना हमारे लोकतंत्र की कोई नाकामी है, या फिर यही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है और शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत भी? भारत एक ऐसा देश जहां इतनी भाषाएं हैं, इतने धर्म, इतनी संस्कृतियां, सोचिए ये सब एक साथ कैसे बंधा हुआ है। आज हम इसी की कहानी में उतरेंगे। ये कहानी है एक रोमांचक और हाँ, कभी-कभी तनाव भरे संतुलन की। ये सवाल सिर्फ किताबों का सवाल नहीं है, ये तो भारत के दिल से जुड़ा सवाल है। और जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में छिपी है वो कहानी जो हम आज समझने वाले हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता की वो जटिल कहानी। तो बार बार ये शब्द आ रहा है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। आखिर ये है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझिए। जब किसी एक इलाके के लोग अपनी अलग भाषा, अपनी संस्कृति या अपनी जरूरतों के दम पर कुछ मांगे रखते हैं, तो बस वही है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और हाँ, ये कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की खूबसूरत विविधता का एक नेचुरल हिस्सा है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। क्षेत्रवाद और पृथकतावाद, ये दोनों एक नहीं है। इसे ऐसे समझिए, क्षेत्रवाद मतलब एक ही घर में रहते हुए अपना अलग कमरा मांगना, ठीक है। लेकिन पृथकतावाद, वो तो घर छोड़कर जाने की बात है। मतलब एक चाहता है देश के अंदर ही ज्यादा अधिकार और दूसरा देश से ही अलग होना चाहता है। जमीन आसमान का फर्क है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से नहीं, हमेशा से सुर्खियों में रहा है, कश्मीर। ये कहानी शायद भारत की सबसे पेचीदा और सबसे संवेदनशील चुनौतियों में से एक है। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। राजा हरि सिंह एक मुश्किल में फंसे थे और उन्होंने भारत के साथ आने का फैसला किया। इसी फैसले के बदले में कश्मीर को मिला अनुच्छेद 370 के तहत एक खास दर्जा, एक ऐसा वादा जो आप जानते हैं 70 साल से भी ज्यादा चला। अब इस मुद्दे को जो बात और ज्यादा उलझा देती है वो हैं ये 3 अलग अलग मांगे। मतलब वहां एक आवाज नहीं है। कुछ ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि कश्मीर को एक अलग देश बनना चाहिए, कुछ चाहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए, और फिर एक तीसरा धड़ा है जो कहता है कि रहना तो भारत के साथ ही है, लेकिन हमें और ज्यादा आज़ादी, मतलब स्वायत्तता चाहिए।
तो देखिए कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। और इस पूरी कहानी के शुरुआती दौर में एक चेहरा सबसे अहम था, शेख अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। वो उस दौर की राजनीति का एक ऐसा बड़ा नाम थे जिनके बिना कश्मीर की कहानी कही ही नहीं जा सकती। कश्मीर से अब चलते हैं भारत के इतिहास के एक और बहुत ही मुश्किल और दर्दनाक दौर की तरफ, पंजाब संकट। ये कहानी एक सबक है कि कैसे पहचान की लड़ाई पूरे देश को हिलाकर रख सकती है। इस संकट के बीज कह सकते हैं 1973 में बोए गए थे, जब अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया। इसमें पहली बार पंजाब के लिए ज़्यादा स्वायत्तता की मांग को खुलकर सामने रखा गया और यहीं से आने वाले तूफान की नींव पड़ चुकी थी। और फिर आया साल 1984, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। पहले उग्रवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अपना हेडक्वार्टर बनाया, फिर सरकार ने उन्हें हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, और फिर 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी भयानक था। पूरे उत्तर भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। घटनाओं की एक ऐसी दर्दनाक कड़ी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। इतने अंधेरे के बाद शांति की एक किरण दिखी जुलाई 1985 में, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब समझौता हुआ। और यही सबसे बड़ा सबक है कि समाधान ताकत से नहीं बल्कि बातचीत और समझौते से ही निकलता है। तो इस समझौते में था क्या? इसने पंजाब में शांति की राह बनाई। इसमें तय हुआ कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलेगा, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर विवाद को सुलझाने के लिए एक कमीशन बनेगा, रावी ब्यास के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा और हिंसा से प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। इन सब बातों से धीरे धीरे तनाव कम होना शुरू हुआ। चलिए अब देश के एक ऐसे हिस्से में चलते हैं जो खूबसूरती और संस्कृति के मामले में बेजोड़ है, नॉर्थ ईस्ट, यानी हमारा पूर्वोत्तर। यहाँ की कहानी बाकी भारत से काफी अलग है और यहाँ की मांगें भी एकदम अलग हैं। पूर्वोत्तर की राजनीति को समझना है तो इन 3 मुद्दों को समझना ही होगा। पहला, स्वायत्तता की मांग, मतलब ज्यादा अधिकार चाहिए। दूसरा, अलगाववादी आंदोलन, मतलब कुछ समूह देश से ही अलग होना चाहते हैं। और तीसरा, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है बाहरी लोगों का विरोध। एक मजेदार बात बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के वक्त नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ एक ही राज्य था, असम। जी हाँ, आज हम जो इतने सारे राज्य देखते हैं, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सब बाद में अलग अलग भाषाई और जनजातीय समुदायों की मांगों पर बने हैं। अब पूर्वोत्तर में भी 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ मिजोरम की कहानी है। यहाँ लाल डेंगा के नेतृत्व में दशकों तक सशस्त्र संघर्ष चला, लेकिन 1986 में राजीव गांधी के साथ एक शांति समझौता हुआ और संघर्ष खत्म हो गया। मिजोरम एक नया राज्य बन गया। दूसरी तरफ है नागालैंड। यहाँ का अलगाववादी आंदोलन देश के सबसे पुराने आंदोलनों में से है। यहाँ शांति की कोशिशें तो बहुत हुईं, लेकिन रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल रहा है। और अब आते हैं उस तीसरे बड़े मुद्दे पर, बाहरी लोगों का डर। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1979 का असम आंदोलन। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी AASU ने ये आंदोलन चलाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि बाहर से आए लोग, खासकर माइग्रेंट्स, उनकी संस्कृति, उनकी जमीन और उनकी नौकरियों के लिए खतरा हैं। तो कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, इन सब अलग अलग मुश्किल कहानियों से हमें सबक क्या मिलता है? चलिए इन अनुभवों से जो बातें निकल कर आती हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। ये 4 बातें कह सकते हैं भारत के अनुभव का पूरा निचोड़ हैं। पहली कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का हिस्सा हैं, कोई गड़बड़ी नहीं। दूसरी कि दबाने से बेहतर है बातचीत करना। तीसरी, पावर शेयरिंग यानी सत्ता का बंटवारा बहुत जरूरी है। और चौथी, देश को एक रखना है तो हर इलाके का बराबर विकास करना होगा। संदेश एकदम साफ है, इन मांगों को खतरे की तरह नहीं बल्कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी की तरह देखना चाहिए। और अगर भारत की इस विविधता का अंदाजा लगाना है ना, तो बस एक नंबर देख लीजिए, 22। जी हाँ, 22। भारत के संविधान में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को मान्यता दी गई है। ये अपने आप में एक सबूत है कि ये देश अपनी विविधता को कितनी गंभीरता से लेता है। ये टेबल भारत के पूरे अप्रोच को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, जब भाषाई विविधता एक चुनौती बनी, तो जवाब क्या था? भाषा के आधार पर नए राज्य बना दिए गए। नतीजा,
क्षेत्रीय पहचान मजबूत हुई। जब जनजातीय मांगें उठीं तो मिजोरम और नागालैंड जैसे नए राज्य बनाए गए। नतीजा, बागी गुट मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुए। मतलब हर चुनौती को बातचीत और समायोजन से एक अवसर में बदला गया। और ये जो बात है, ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटना राष्ट्र को कमजोर करने के बारे में नहीं है, बल्कि समायोजन और संवाद के माध्यम से लोकतंत्र को मजबूत करने के बारे में है। सीधी सी बात है, ये सब संतुलन और आपसी समझ का खेल है। तो आखिर में कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर तक ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं की कहानी असल में खुद भारत की कहानी है। ये कहानी है अपने कई हिस्सों और एक पूरे देश के बीच लगातार चलने वाली बातचीत की। ये सबको एक रंग में रंगने की कहानी नहीं है, ये एक खूबसूरत मोज़ेक बनाने की कहानी है, जहां हर छोटा बड़ा टुकड़ा अपनी पहचान बनाए रखता है और साथ मिलकर एक बड़ी शानदार तस्वीर बनाता है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जैसे जैसे समाज और ज्यादा डाइवर्स होते जा रहे हैं, कोई भी लोकतंत्र अपनी अलग अलग पहचानों को सहेजने और देश की एकता को बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकता है? ये सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, ये आज दुनिया के हर लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत मतलब एक ऐसा देश जहां कुछ किलोमीटर दूर जाते ही भाषा, खान-पान, यहाँ तक कि संस्कृति भी बदल जाती है। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी सारी अलग-अलग पहचानों को एक साथ जोड़कर क्या रखता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और भारत की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जरा गहराई से समझते हैं। तो हाँ, यही वो सवाल है जो भारत की कहानी को सबसे दिलचस्प बनाता है। वो कौन सी ऐसी अदृश्य डोर है जो इतनी अलग अलग आवाज़ों को एक ही सुर में पिरोती है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र का एक लगातार चलने वाला इम्तिहान है, एक टेस्ट है। अच्छा, इस पूरी चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना 2 शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है क्षेत्रवाद और दूसरा पृथकतावाद। देखिए, क्षेत्रवाद का मतलब है अपने इलाके के विकास और अधिकारों के लिए आवाज उठाना। ये सब देश के अंदर रहकर ही होता है। लेकिन पृथकतावाद का मतलब है देश से ही अलग होने की मांग करना। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी और अहम लकीर है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारे पहले हिस्से में हम ये जानेंगे कि ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं आखिर हैं क्या और ये पैदा कहाँ से होती हैं। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं क्या चीज़? अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी खास इलाके के लोगों की वो मांगें हैं जो उनकी अपनी अलग भाषा, संस्कृति या पहचान से जुड़ी होती हैं। इन्हें कोई खतरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये तो भारत की विविधता की एक बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। तो सवाल ये है कि ये भावनाएं पनपती कहाँ से हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कभी ये अपनी अलग संस्कृति और धर्म को बचाने की कोशिश होती है, तो कभी आर्थिक पिछड़ेपन का नतीजा। जब किसी इलाके को ऐसा लगने लगता है कि विकास की दौड़ में वो पीछे छूट गया है, तो वहां पर क्षेत्रीयता की आवाजें और मजबूत हो जाती हैं। अब हम भारत की सबसे जटिल और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों में से एक पर नजर डालते हैं, कश्मीर। कश्मीर की कहानी कई अहम मोड़ों से गुजरी है। इसकी शुरुआत हुई 1947 में राजा हरी सिंह के भारत में विलय के फैसले से। इसके बाद शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई। फिर 1974 का समझौता एक और मील का पत्थर था और हाल ही में 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने से इस कहानी में एक बिल्कुल नया अध्याय ही जुड़ गया। हर मोड़ ने कश्मीर के आज को एक नया रूप दिया है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि कश्मीर में अलगाववाद की भी कोई एक आवाज नहीं है। यहाँ आपको 3 अलग अलग धाराएं दिखेंगी। कुछ लोग एक पूरी तरह से आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, कुछ पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो रहना तो भारत के साथ ही चाहता है, पर ज्यादा अधिकारों और स्वायत्तता की शर्त पर। चलिए अब पंजाब की ओर बढ़ते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि कैसे स्वायत्तता की एक मांग एक राष्ट्रीय संकट में बदल गई और फिर कैसे शांति का रास्ता खोजा गया। पंजाब की कहानी 4 अहम पड़ावों से गुजरती है। शुरुआत हुई एक राजनीतिक मांग से, जब 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में ज्यादा स्वायत्तता मांगी। लेकिन 1980 आते आते ये मांग चरमपंथ की ओर मुड़ गई और खालिस्तान की आवाज उठने लगी। हालात तब बहुत ज्यादा बिगड़े जब जून 1984 में सरकार को ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा
और फिर आखिर में 1985 में राजीव गांधी लोंगोवाल समझौते के साथ शांति की तरफ एक अहम कदम उठाया गया। तो इस समझौते में आखिर था क्या? इसमें कुछ बहुत ठोस कदम उठाए गए, जैसे चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपना, हरियाणा पंजाब का सीमा विवाद सुलझाना और रावी व्यास नदी के पानी के बंटवारे का हल निकालना। ये सिर्फ वादे नहीं थे, बल्कि शांति बहाली की एक बहुत ही ठोस कोशिश थी। अब हम भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से यानी नॉर्थ ईस्ट की ओर चलते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी पहचान को लेकर हुए आंदोलनों के लिए जाना जाता है। पूर्वोत्तर, जिसे हम 7 बहनों के नाम से भी जानते हैं, यहाँ भारत की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा रहता है, लेकिन इसकी सांस्कृतिक विविधता और दक्षिण पूर्व एशिया के गेटवे के रूप में इसकी रणनीतिक स्थिति इसे बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ पहचान की लड़ाई 2 मुख्य रूपों में सामने आई। एक तरफ नागालैंड में फिजो के नेतृत्व में एक लंबा सशस्त्र संघर्ष चला, वहीं दूसरी तरफ मिजोरम में भी लालडेंगा के नेतृत्व में आज़ादी का अभियान शुरू हुआ, लेकिन इसका अंत एक कामयाब शांति समझौते के रूप में हुआ, जिससे मिजोरम भारत का एक पूर्ण राज्य बना। ये दिखाता है कि संघर्ष का रास्ता बातचीत से भी खत्म हो सकता है। स्वायत्तता के अलावा एक और बड़ा मुद्दा रहा है बाहरी लोगों का विरोध। जैसे असम में 1979 से ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी ASU ने उन लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जिन्हें वे अवैध अप्रवासी मानते थे। असल में डर ये था कि बाहरी लोगों की भीड़ में उनकी अपनी संस्कृति, उनकी नौकरियां और उनकी राजनीतिक पहचान कहीं खो न जाए। लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन संघर्ष में ही खत्म नहीं होता। अब कुछ ऐसी कहानियों पर गौर करते हैं जहां क्षेत्रीय आंदोलनों को बहुत सफलतापूर्वक भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में शामिल कर लिया गया। दक्षिण भारत का द्राविड़ आंदोलन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेरियार के नेतृत्व में जो आंदोलन उत्तर भारत के सांस्कृतिक दबदबे के खिलाफ शुरू हुआ था, वो समय के साथ देश तोड़ने की बात छोड़कर लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा बन गया। आज DMK और AIADMK जैसी पार्टियां उसी आंदोलन की देन हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता में आती हैं। सिक्किम और गोवा की कहानियां भी देखिए, कितनी अलग हैं। सिक्किम ने जनमत संग्रह यानी लोगों की राय से भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। वहीं गोवा को पुर्तगाली शासन से आज़ाद कराने के लिए सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। मतलब तरीके अलग अलग थे, लेकिन नतीजा एक ही निकला, भारत के साथ एकीकरण। तो इन सभी दशकों के अनुभवों से, इन सारी कहानियों से हमने आखिर सीखा क्या? चलिए भारतीय लोकतंत्र के इन सबकों को समझते हैं। तो भारत ने इन 75 सालों में सीखा क्या है? कुछ बहुत जरूरी सबक। पहला, कि क्षेत्रीय आवाज़ों को देश के लिए खतरा नहीं समझना चाहिए। दूसरा, कि ताकत से दबाने की बजाय बातचीत का रास्ता हमेशा बेहतर होता है। तीसरा, सत्ता को सिर्फ दिल्ली तक सीमित न रखकर राज्यों और क्षेत्रीय दलों के साथ बांटना होगा। और सबसे अहम, देश के हर कोने तक विकास को पहुंचाना होगा ताकि किसी को भी ये एहसास न हो कि वो पीछे छूट गया है। तो आखिर में ये सवाल बचता है, क्या क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मैनेजमेंट करना हमारे लोकतंत्र की कोई विफलता है, या फिर ये उसकी सबसे बड़ी परीक्षा है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि भारत का विचार लगातार विकसित हो रहा है, अपनी सभी विविधताओं को अपने अंदर समेटते हुए। भारत एक देश, लेकिन कितनी सारी पहचानें। हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहनावा बदल जाता है, संस्कृति बदल जाती है। तो सवाल ये है कि इतनी सारी अलग अलग आवाज़ों को, इतनी सारी मांगों को एक साथ कैसे साधा जाता है? चलिए आज इसी अनोखे संतुलन की कहानी को समझते हैं। हाँ, यही वो सवाल है जो हमारे लोकतंत्र की असली परीक्षा लेता है। देखिए, एक तरफ है राष्ट्र की एकता और दूसरी तरफ है करोड़ों लोगों की अपनी अपनी पहचान। इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना, कह सकते हैं, आज़ादी के बाद से भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रहा है। तो आइए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं देश के अलग अलग कोनों से उठने वाली इन आवाज़ों की। इन्हें कहते क्या हैं? राजनीति की भाषा में इन्हें कहा जाता है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और एक बात साफ है, ये कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये तो एक वाइब्रेंट, एक जिंदा दिल लोकतंत्र का सबूत है। तो ये क्षेत्रीय आकांक्षा है क्या चीज़ आखिर? इसको एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी इलाके के लोग हैं जिनकी एक खास भाषा है। अब वो मांग करते हैं कि भाई हमारी भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाए ताकि वो जिंदा रहें।
मतलब जब भी कोई ग्रुप अपनी अनोखी पहचान, चाहे वो भाषा हो, कल्चर हो या धर्म हो, उसके आधार पर कोई मांग रखता है, बस उसी को हम क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर दो शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। पहला है क्षेत्रवाद, दूसरा है पृथकतावाद। देखिए, क्षेत्रवाद का मतलब है कि आप देश रूपी घर का हिस्सा तो बने रहना चाहते हैं, लेकिन अपने कमरे के लिए, मतलब अपने क्षेत्र के लिए ज्यादा सुविधाएं मांग रहे हैं। लेकिन पृथकतावाद वो बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि आप उस घर को ही छोड़कर अपना एक अलग घर बनाना चाहते हैं। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये मांगे उठती ही क्यों हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार इनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इतिहास में, धर्म में या किसी खास कल्चर में। कभी कभी किसी इलाके को ये महसूस होता है कि आर्थिक विकास की दौड़ में वो पीछे छूट गया है। और हाँ, कई बार राजनीतिक दल भी अपने फायदे के लिए इन भावनाओं को हवा देते हैं। ये सब चीजें मिलकर इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को जन्म देती हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी, अब कुछ असली कहानियों की तरफ चलते हैं, कुछ केस स्टडीज देखते हैं और शुरुआत करेंगे उस एक नाम से जो दशकों से भारत के लिए एक बहुत बड़ी और जटिल चुनौती बना हुआ है, कश्मीर। जब भी कश्मीर की बात होती है ना, तो सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि इसे सिर्फ कश्मीर घाटी का मुद्दा मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। असल में उस वक्त के जम्मू और कश्मीर राज्य में तीन बिल्कुल अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी जम्मू, दूसरी तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर घाटी और तीसरी तरफ बौद्ध मेजॉरिटी लद्दाख। और इन तीनों की अपनी अपनी पहचान थी, अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। ये टाइमलाइन एक तरह से कश्मीर की कहानी का सार है। देखिए, 1947 में राजा हरि सिंह विलय पत्र पर साइन करते हैं। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत इसे एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। फिर आता है 80 का दशक, जो राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवाद का एक बहुत ही काला दौर था। और फिर सबसे बड़ा मोड़ आता है 5 अगस्त 2019 को, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है। आप देख सकते हैं हर मोड़ पर यहाँ की राजनीति और लोगों की जिंदगी कैसे बदलती रही। और देखिए, कश्मीर के अंदर भी कोई एक आवाज नहीं थी। यहाँ तक कि जो अलगाववादी थे, उनके भी 3 अलग-अलग ग्रुप्स थे। पहला ग्रुप चाहता था कि कश्मीर को एक आजाद मुल्क बना दिया जाए, ना भारत ना पाकिस्तान। दूसरा ग्रुप चाहता था कि कश्मीर का विलय पाकिस्तान में हो जाए। और एक तीसरा ग्रुप भी था जो कहता था कि हम रहेंगे तो भारत के साथ ही, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए। कश्मीर से अब चलते हैं देश के दूसरे हिस्से में, पंजाब। और ये कहानी है 80 के दशक की। एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हुई एक राजनीतिक मांग से, लेकिन फिर वो एक खूनी संघर्ष में बदल गई। और सबसे अहम बात, उसका समाधान भी आखिर में बातचीत की मेज पर ही निकला। तो पंजाब संकट का ये सफर कैसे आगे बढ़ा? 1973 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में पंजाब के लिए ज्यादा ऑटोनॉमी मांगी। 80 के दशक तक आते आते ये मांग खालिस्तान नाम की एक अलग देश की चरमपंथी मांग में बदल गई। हालात तब बिगड़े जब इन चरमपंथियों ने स्वर्ण मंदिर में पनाह ले ली। इसके जवाब में जून 1984 में भारत सरकार ने चलाया ऑपरेशन ब्लू स्टार। और फिर इस पूरे हिंसक दौर का अंत हुआ 1985 में पंजाब समझौते के साथ। लेकिन इस संकट का एक बहुत ही दुखद नतीजा निकला। ऑपरेशन ब्लू स्टार के कुछ ही महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सिख अंगरक्षकों ने कर दी। कश्मीर और पंजाब के बाद अब भारत के नक्शे पर चलते हैं पूर्वोत्तर की तरफ। एक ऐसा इलाका जहां सैकड़ों जनजातियां रहती हैं, सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं और जिसकी सीमाएं एक नहीं कई देशों से मिलती हैं। जाहिर है, यहाँ की कहानी और यहाँ की चुनौतियां बाकी भारत से बिल्कुल अलग हैं। पूर्वोत्तर को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। आबादी के हिसाब से देखें तो ये पूरे भारत का सिर्फ 4% है, लेकिन इसकी लोकेशन इसे बहुत खास बना देती है। चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है ये इलाका। इसी वजह से ये भारत के लिए स्ट्रैटेजिकली यानी सामरिक रूप से बहुत ही ज्यादा अहम है। तो पूर्वोत्तर के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं? मोटे तौर पर यहाँ की राजनीति हमेशा 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। पहली, ऑटोनॉमी की मांग, मतलब यहाँ के जो अलग अलग आदिवासी समुदाय हैं वो अपनी पहचान बनाए रखने के लिए ज्यादा अधिकार चाहते हैं। दूसरी, अलगाववाद के आंदोलन,
खासकर नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों में। और तीसरी, बाहरी लोगों का विरोध। और यहां भी ठीक पंजाब की तरह आखिर में एक बात साबित हुई कि समाधान बंदूक से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक बातचीत से निकलता है। इसका सबसे बड़ा और सफल उदाहरण है 1986 का मिजो शांति समझौता। इस एक समझौते ने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ दशकों पुराने हिंसक आंदोलन को खत्म कर दिया और मिजोरम को एक शांत और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया। तो कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, इन सब अलग अलग कहानियों से, इन अनुभवों से भारत ने क्या सबक सीखे? एक लोकतंत्र के तौर पर हमें क्या सीखने को मिलता है? तो आखिर में इन सभी कहानियों से कुछ बड़े सबक निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो यही है कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का एक नेचुरल हिस्सा हैं। दूसरा सबक ये है कि इन मांगों को दबाने की कोशिश अक्सर नाकामी होती है। बेहतर रास्ता हमेशा बातचीत का होता है। तीसरा, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ पावर शेयर करना जरूरी है। और आखिर में, जब देश का आर्थिक विकास संतुलित होता है, मतलब उसका फायदा हर क्षेत्र तक पहुंचता है, तो असंतोष अपने आप कम हो जाता है। और आखिर में एक सवाल जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है, क्या भारत की ये डाइवर्सिटी, ये विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर उसकी सबसे बड़ी चुनौती, या फिर शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है? हो सकता है कि इसी चुनौती और ताकत का मिला जुला रूप ही भारत की असली पहचान हो।